हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 का आज समरी है। इससे पहले मैं इसका हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा इन सब के बारे में, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में फुल एक्सप्लेनेशन उनमें है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं समरी, कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको आज हल्के हल्के से पढ़ करते, हर एक टॉपिक को टच करते हुए। तो देखते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के फादर क्या है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल है। और जैसे हम किसी इंसान को जानने के लिए, किसी के बारे में पता करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, वैसे ही बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है, एक लाइफ का स्टोरी है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे बना। तो ये है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को जानने के लिए ये उसका इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये इसमें क्या है कि आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स सारे इसी चैप्टर में कंप्लीट होंगे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे, लेकिन क्या है, ये इसका बेसिक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़े थे किंगडम। किंगडम क्या होता है? किंगडम एक ग्रुपिंग का मेथड है। अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं अर्थ में, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रुपिंग करने का मेथड होता है किंगडम। और हायरार्ची, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आता है हायरार्ची, जो ग्रुपिंग का कैटेगरीज है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को इतने बड़े ग्रुप में बांट रहे हैं, किसी को इतने बड़े, फिर उस धीरे धीरे छोटा 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 ऐसे हो रहा है। तो ये क्या है, कैटेगरीज है इसका, जिसमें सबसे बड़ा किंगडम एंड सबसे स्मॉल क्या है, स्पीसीज है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप यानी कि किंगडम। किंगडम में इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे बड़े ग्रुपिंग कैसे, सबसे बड़ा वाला जो ग्रुपिंग है जिसको हम किंगडम बोलते हैं, वो कैसे किया गया है। तो इसको चूंकि हम लोग डीप से पढ़ चुके हैं, बस आज देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, और धीरे धीरे एक बार आउटलाइन भी आपका कवर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा और क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग कैसे किया जा रहा है। ग्रुप किंगडम जो है वो उसको कैसे किया गया है, कैटेगरीज उसको, उसमें ग्रुपिंग कैसे किया गया है। तो ग्रुपिंग करने का जो मेथड था, सबसे पहले एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज नहीं किया। इसीलिए ग्रुपिंग तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के करने के बावजूद उसे टैक्सोनॉमी का यानी ग्रुपिंग का फादर नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से ग्रुपिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको हायरार्ची देना था। उन्होंने जेनेटिक, वो उसका जो मेन मकसद था वो था, उसका कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए उसको कुछ इजी वेज मिल सके, आसानी से वो टेस्ट कर पाए ऑर्गेनिजम्स को, इसीलिए उन्होंने ग्रुपिंग किया। तो उन्होंने प्लांट एंड एनिमल को कैटेगरीज में बांटा। एरिस्टोटल, ये है एरिस्टोटल जिन्होंने सबसे पहले ग्रुपिंग किया। और वो क्या किए, प्लांट एंड एनिमल को ग्रुप किए। एनिमल, प्लांट को उन्होंने हर्ब, सर्व एंड ट्री में डिवाइड किया, एंड प्लांट को उन्होंने हर्ब, सर्व एंड ट्री में डिवाइड किया, एंड एनिमल को विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। प्लांट में क्या है, हर्ब मतलब बहुत जो घास सब होता है, और श्रब मतलब थोड़ा झाड़ी नुमा, और फिर क्या होता है ट्रीज मतलब बड़े बड़े ट्रीज में उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया। एंड एनिमल में उन्होंने क्या किया, विथ आरबीसी मतलब जिसके बॉडी में आरबीसी ब्लड है, आरबीसी सेल्स हैं, उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है जिसके पास आरबीसी नहीं है, विदाउट आरबीसी वाले को एक ग्रुप में रख दिया। विथ आरबीसी वाले को उन्होंने इनेमिया कहा, एंड विदाउट आरबीसी को उन्होंने एनीमिया कहा। तो इस तरह उन्होंने प्लांट एंड एनिमल को ग्रुपिंग किया। ये था फर्स्ट एरिस्टोटल का, लेकिन ये कि इसको हम किंगडम नहीं बोल सकते, बस उन्होंने ग्रुपिंग करने का फर्स्ट मेथड किया, इसीलिए एरिस्टोटल को पढ़ना जरूरी था। अब हम आते हैं मेन में
जिन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया, जिन्होंने ग्रुपिंग का पहला नींव रखा, वो कौन थे? लिनियस, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। लिनियस ने 1758 में 2 क्लास किंगडम दिया, जिसमें से उन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया में उन्होंने डिवाइड किया। 2 कैटेगरी में उन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। अब ये पॉसिबल है, आप सोचिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरियाज, वायरसेस, फर्न्स, स्लाइम मोल्ड्स, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ हम 2 ग्रुप में, प्लांट एंड एनिमल में उसको रख सकते हैं? बैक्टीरिया किस आधार पर प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है? क्या वो एनिमल एंड जो इंसान है, अगर उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो इससे मैच हो जाएगा? किंगडम मीन्स क्या? लगभग ऑलमोस्ट कैरेक्टर सेम होने वाले ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग का मेथड तो यही है, लेकिन उन्होंने, लिनियस ने क्या कर दिया? प्लांट एंड एनिमल में सारे जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स है, सबको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसके फ्लॉप होने का ये रीज़न था कि उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटा, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट डिस्कवर करने वाले थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कोई ऐसा चीज़ खोज करना जिसके बारे में कभी किसी ने ना सोचा हो। इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का दर्जा लिनियस को ही दिया गया। अब हम आते हैं कॉपलैंड के बारे में। कॉपलैंड ने क्या किया? कॉपलैंड ने 3 क्लास किंगडम दिया। जब उन्होंने लिनियस के 2 क्लास किंगडम को देखा, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं, जिसको कि ना तो वो प्लांट में फिट बैठ रहा है, ना ही एनिमल में फिट बैठ रहा है। ये क्या कर रहा है? दोनों को मैच कर रहा है। ना तो प्योर प्लांट को प्योर ग्रुप रख रहा है, ना ही एनिमल को प्योर रख रहा है। जैसे कि बैक्टीरिया को अगर हम एनिमल के ग्रुप में रख रहे हैं, तो वो किस आधार पर? उसको हम प्योर ग्रुप तो नहीं बोल सकते हैं। अगर फंगी को प्लांट के ग्रुप में रखा गया था, तो फंगी और प्लांट अगर फंगी इस ग्रुप में है, तो फिर प्लांट प्योर ग्रुप तो हो नहीं सकता, क्योंकि फंगी एंड प्लांट के कैरेक्टर्स अलग हैं। इसीलिए कॉपलैंड ने क्या किया? 3 ग्रुप में डिवाइड किया। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा और सोचा, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होता है। एक बार में ही आप सोचिए कि उसने नींव डाला ग्रुपिंग का, और अचानक से सबको पता चल जाए कि चलिए 5 क्लास किंगडम में डिवाइड करते हैं तो सब परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे सोच बढ़ता है, तभी तो 2 क्लास से 5 क्लास किंगडम तक पहुंचा। और फिर भी कुछ ये बचे रह गए, जिसको हम लोग वायरस वायरोड्स में पढ़ेंगे। तो अच्छा, वो आगे देखते हैं। अभी देखते हैं कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया? प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटेस्टा में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? प्लांट को प्योर कर दिया। प्योर क्या? उन्होंने फंगी को इसी में रखा। फंगी को अभी तक उन्होंने यही सोच में है वो कि फंगी जो क्या है, प्लांट के ग्रुप में, फंगस जो भी है, उन्होंने सोचा ये प्लांट में ही है। फिर भी फंगी के अलावा तो उन्होंने प्योर कर दिया इसको, एनिमल को प्योर कर दिया, जिसमें वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स को रखा गया, प्लांट में रखा गया। फंगी के अलावा प्लांट प्योर था। अगर फंगी को निकाल दिया जाए तो प्लांट भी प्योर था, एनिमल का ग्रुप भी प्योर था। और इनमें से जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो दोनों में परफेक्टली मैच नहीं हो रहा था, उसको इसमें डाल दिया गया। यानी बैक्टीरिया वगैरह जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो प्रोटिस्टा क्या है? एक डस्टबिन लाइक बन गया। 3 क्लास किंगडम में प्रोटिस्टा एक डस्टबिन लाइक ग्रुप बन गया, जिसमें ये दोनों से जो भी सेट नहीं हो रहा वो उसमें डाल दिया जा रहा है। लेकिन ये कोई भी एक दूसरे से ऑर्गेनिजम्स मैच होते ही नहीं थे, तो इसको हम किंगडम कैसे कर सकते हैं? इसके फ्लॉप होने का रीजन प्रोटिस्टा ग्रुप था, क्योंकि ये दोनों तो चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि ये किंगडम परफेक्ट है, लेकिन किंगडम क्या है? सिमिलर कैरेक्टर्स वाले का ग्रुपिंग, तो इसमें तो सिमिलर है ही नहीं, सब एक दूसरे से अलग है। इसीलिए इस किंगडम को नहीं अपनाया गया। और 1886 में अर्नस्ट हैकेल ने 4 क्लास किंगडम दिया। उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने प्लांटी,
प्रोटेस्टा एंड मोनेरा में डिवाइड करती हूँ। अब तक प्लांट में फंगी है, मतलब मोनेरा में उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टा में बैक्टीरियाज है उन्होंने देखा कि बैक्टीरियाज के बहुत सारे स्पीसीज है, मतलब बैक्टीरिया खुद में एक बहुत लार्ज नंबर में है जिसको किंगडम में रखा जा सकता है। मतलब कि प्रोटेस्टा से उन्होंने बैक्टीरिया को ले लिया और मोनेरा का एक अलग किंगडम बना दिया। अब प्रोटेस्टा साफ है, एनिमल साफ है, लेकिन प्लांट में फंगी है। मीन्स कि ये चारों तो है, ये 4 में से 3 तो क्लियर हो चुका है, 3 प्योर हो गया। अब बचा प्लांट जिसमें फंगी इंक्लूड था अभी भी। अब आर.एच. व्हिटेकर ने 5 क्लास किंगडम दिया, क्योंकि उन्होंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो उसको पता चला कि प्लांट में फंगी फिट नहीं हो रहा है, प्लांट और फंगी के कैरेक्टर सिमिलर्स नहीं है, इसीलिए फंगी को एक अलग किंगडम में बनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, उसके बाद फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिवाइड किया। ये था उसका 5 क्लास किंगडम। तो सबसे पहले मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर आया फंगी, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ये था उसका 5 क्लास किंगडम। और इसमें आपको एक सीरीज वाइज भी पता चल रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है अर्थ में। मोनेरा क्या है, मोनेरा यूनिसेलुलर, इसमें जितने मोनेरा में जो है सारे बैक्टीरियाज को रखे गए, जो बैक्टीरियाज है जिसमें न्यूक्लियर प्रोकैरियोट सेल वाले नेचर के बैक्टीरिया क्या होते हैं जिसमें न्यूक्लियस डेवलप ना हुए हो, प्रोकैरियोट सेल वाले। तो मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया। एंड प्रोटेस्टा में रखा गया वैसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर है और उसमें न्यूक्लियर डेवलप कुछ हद तक हो चुका है, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते लेकिन फॉल्स न्यूक्लियस के साथ ही सही एक वो यूनिसेलुलर वाले यूकैरियोट्स बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नेचर को प्रोकैरियोट्स में रखा गया। फंगी में क्या रखा गया, फंगी में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस वाले यानी सिनोसिटिक नेचर को फंगी में रखा गया, फंगस। उसके बाद प्लांट यूकैरियोटिक जिसमें विथ सेल वॉल वाले सेल को जो है जिसमें क्लोरोफिल हो वैसे सेल को प्लांटी में रखा गया। यानी प्लांटी में किसको रखा गया, जिस सेल में क्लोरोफिल हो, जिसके ऊपर सेल वॉल हो और जो यूकैरियोटिक हो, मीन्स कि उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, उसको रखा गया प्लांटी में। एंड एनिमेलिया में रखा गया यूकैरियोटिक फुल मैच्योर यूकैरियोटिक सेल, मीन्स कि इसमें फुल मैच्योर न्यूक्लियस है लेकिन सेल वॉल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया में रखा गया। तो आर.एच. व्हिटेकर का 5 क्लास किंगडम अब तक चल रहा है और अब तक इसको फ्लॉप नहीं माना गया है। हालांकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको कि अलग से पढ़ना पड़ता है, वायरस, वायरोड्स, लीचेस, ये सब को पढ़ा जाता है अलग से। क्यों? क्योंकि ये सब से वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल थ्योरी यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके बारे में हम वायरस, वायरोड्स के बारे में बात करें, वो क्या है, ए सेलुलर नेचर, यानी कि वो सेल है ही नहीं, मतलब वो सेल थ्योरी को ही फ्लॉप कर रहा है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को किसी किंगडम में नहीं रखा गया और उसके बारे में अब तक स्टडी चल रहा है, इसीलिए अब तक इसको फ्लॉप नहीं माना गया है। हो सकता है फ्यूचर में इसको भी फ्लॉप बनाया जाए और वो सब का भी एक अलग किंगडम हो, लेकिन अब तक 5 क्लास किंगडम चल रहा है और ये फ्लॉप नहीं माना जाता है। तो 5 क्लास किंगडम चल रहा है। और क्यों वायरस और वायरोड्स को इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि वो सेल थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और वो सेल के बने हुए ही नहीं है, वो सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका, वो ए सेलुलर है, ए सेलुलर नेचर का। अब हम देखते हैं मोनेरा के बारे में। ऐसे ही हम उतना डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन मोनेरा के बारे में हम ऐसे ही बताते हैं कि क्या होता है। मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में बैक्टीरियाज होता है, जो कि इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं अच्छा से। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लें। मोनेरा में उन बैक्टीरियाज को रखा गया, सिर्फ बैक्टीरियाज को रखा गया, और बैक्टीरिया वैसे जिसमें न्यूक्लियस डेवलप ना हुए हो,
और इसका शेप कैसा कैसा होता है, इसका शेप भी होता है राउंडेड होता है जिसको कोकाई बोला जाता है, डर्ट शेप होता है जिसको बेसिलस बोला जाता है, विब्रियोस जिसको कोमा शेप होता है उसको विब्रियोस बोला जाता है, स्पाइरल शेप जो ऐसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं उसको स्पाइरल बोलते हैं, ऐसे ऐसे विब्रियोस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कोमा शेप, एंड कोकाई ऐसे राउंडेड शेप होते हैं, रड शेप ऐसे बेसिलाई होते हैं। ये होते हैं मोनेरा के कुछ शेप्स। प्रोकैरियोट्स में जनरल इतना ही जानिए, इसमें डीप जाना होगा तो फिर बहुत डीप चले जाएंगे, उससे अच्छा है कि ऊपर ऊपर से निकल जाए। अब जानना चाहते हैं तो जरूर जानिए उन वीडियोस में। प्रोकैरियोट्स में क्या रखें, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल। और फंगी के बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग के सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, सेल मिलकर आपस में टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही फंगी में क्या होता है, हाइफी, मान लीजिए एक सेल है उसका नाम है हाइफी, और वो हाइफी आपस में मिलकर बॉडी बनाते हैं जिसको माइसीलियम बोलते हैं। तो फंगी बॉडी माइसीलियम होता है और उसका एक यूनिट जो होता है उसको हाइफी बोला जाता है। प्लांटी में हम किसको रखें, प्लांटी में उन सेल वाले स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है। एनिमल का तो खैर हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं अपने आसपास, जिसको आप जानवर बर्ड्स जो भी बोलते हैं, इंसेक्ट्स, वो सब एनिमल में आते हैं। और इसके सेल का कैरेक्टर ये है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और सेल वॉल भी नहीं होता है। तो ये 5 क्लास किंगडम, आई थिंक आपको आउटलाइन समझ में आ गया। अब वायरस, वायरॉइड्स एंड लीचेस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें भी समझ। अब कुछ वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं एंड लीचेस हैं, जिसके बारे लाइकेंस है, सॉरी लाइकेंस। तो वायरस के बारे में हम जानते हैं कि वायरस क्या है। वायरस ये क्या करता है, सेल थ्योरी को रिजेक्ट करता है। वायरस के बारे में एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये क्या है वायरस, वायरस है एक ए सेलुलर नेचर वाले ऑर्गेनिजम्स। आपने हमेशा यही सुना होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, भले ही वो यूनिसेलुलर हो, मतलब एक सेल हो, लेकिन सेल तो होता है तभी वो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वायरस किसी किंगडम में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये क्या है, सेल है ही नहीं, तो फिर किस आधार पर इसको किसी किंगडम पे रखा जाए, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। ये कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, जिसमें कि क्या, ये जनरली एक ए सेलुलर नेचर है जिसमें कि कुछ जेनेटिक मटेरियल, मान लीजिए डीएनए, आरएनए कुछ भी है, उसके ऊपर कवरिंग रहता है, बस एक कवरिंग, इस टाइप का कुछ वायरस रहता है। एंड बैक्टीरियोफाजिस भी रहता है जिसको बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बोला जाता है। मतलब ये क्या करता है, बैक्टीरिया को ईट करता है ये वायरस। ये भी वायरस ही है जिसको बैक्टीरिया फाजिस कहा जाता है, ठीक है। और ये वायरस जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसके अंदर बस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको वायरस बोला जाता है। तो वायरस सेल स्ट्रक्चर नहीं है, और ये इसका एक और खास नेचर क्या है कि ये नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है। अब तक तो आपने सुना होगा कि कोई जैसे कि मोनेरा एंड प्रोटेस्टा के बीच, प्रोटेस्टा एंड प्लांटी के बीच फंगी जो है कनेक्टिंग लिंक है। तो उस टाइप से ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच कनेक्टिंग लिंक हो सकता है, लेकिन वही नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक हो सकता है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन ये क्या, वायरस क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या होता है, पूरे दुनिया में जब तक रहता है, बाहर मतलब जब तक किसी सेल के अंदर नहीं प्रवेश करता है तब तक ये नॉन लिविंग के फॉर्म में रहता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ये क्रिस्टल ऐसा कैसे दिखने में कांच के चूरन जैसा लगता है, लेकिन वो प्रोटीन्स के क्रिस्टल होते हैं। मतलब ये प्रोटीन्स वाले और ये होते हैं, ऐसा नहीं है जेनेटिक मटेरियल से, प्रोटीन भी है इसके अंदर, वायरस के अंदर। तो
ये जो है प्रोटीन जो है इस क्रिस्टल के फॉर्म में नॉन लिविंग के रूप में बाहर रहता है, और जैसे ही आप उसको टच करते हैं या किसी और फूड के थ्रू या फिर कैसे भी वो आपके अंदर प्रवेश करता है या किसी सेल के अंदर, चाहे वो मुंह से, नाक से, बाय एयर जाए, बाय वाटर जाए, कैसे भी जाए, आपका हाथ कट गया तो हो सकता है उससे अंदर गया, कैसे भी अंदर गया, जैसे ही वो सेल के अंदर जाता है वो नॉन लिविंग वायरस लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है, वहाँ वो रिप्लिकेट करता है एंड आपको डिजीज से इन्फेक्ट करता है, आपके अंदर भयानक भयानक डिजीज आपके अंदर डालता है। तो ये वायरस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। और एक बात है जो वायरस के बारे में है कि इसमें म्यूटेशन होता है। ये जैसे इंसान धीरे धीरे चेंज होता है वातावरण के साथ, बाकी ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं, वैसे ही ये भी चेंज होता है। और ऐसा होता है कि कुछ वायरस होते हैं जो कि अभी कुछ और सिम्टम्स के साथ दिख रहे हैं, और वो धीरे धीरे उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ म्यूटेशन होगा और वो क्या हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा, वो अडेप्ट होगा वातावरण के साथ। हो सकता है आपको जो सिम्टम्स, मान लीजिए कोरोना वायरस के बारे में अगर एग्जांपल ले, तो वायरस के बारे में अभी से उससे बेटर एग्जांपल और क्या हो सकता है कि मान लीजिए वायरस अभी इन्फेक्ट कर रहा है किसी को, कोरोना वायरस, तो अभी अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है आपको, अगर गला में कुछ लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि चलिए लगता है कोरोना वायरस हुआ है, तब आप चेकअप करवाने जाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा भी सुनने मिलता है ना कि क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम पे वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? जब अब वही वायरस सिम्टम्स दिखा रहा है तो बाद में क्यों नहीं दिखा सकता है? उसका मेन रीज़न है म्यूटेशन। उसके जेनेटिक मटेरियल वातावरण के साथ अडेप्ट कर गया है, अब उसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं और वो सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे। हो सकता है कोई और सिम्टम्स दिखाएं जो आप समझ ना पाए, हो सकता है पहले फीवर वो सिम्टम्स दिखा रहा था, अब कुछ और दिखाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि सेम सिम्टम्स वायरस हमेशा दिखाएगा। उसमें म्यूटेशन आता है, उसमें भी चेंजिंग आता है एंड वो क्या करता है, अडेप्ट कर जाता है वातावरण के साथ। और ये एनिमल्स को, प्लांट्स को बराबर इम्पैक्ट करता है। प्लांट में आप देखे होंगे कि पोटैटो की लीव्स राउंड राउंड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, वायरस का ही वो इन्फेक्शन होता है जो पोटैटो का लीव्स ये हो जाता है। और हम लोग में क्या होता है, फ्लू, कोरोना वायरस वगैरह, आप तो वायरस से एक्सपर्ट बन चुके होंगे कि क्या क्या डिजीज हो सकता है। अब आते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स है आपका प्लांट को, सोच लीजिए कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, वो एक सब वायरस है। प्लांट को वो सिर्फ वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को नहीं करता है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर में कुछ फर्क है कि वो सिर्फ आरएनए, मान लीजिए आरएनए का चेंज है, चाहे इस सीरीज में रहे या फिर ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में बना हुआ रहे, लेकिन सिर्फ आरएनए का ही एक चेन, चाहे वो कैसा भी स्ट्रक्चर में बना हुआ हो, आरएनए का एक चेन रहता है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है एंड ये डिजीज काउज करता है प्लांट में। वायरॉइड्स में इतना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइकेंस में। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस एक सिम्बायोटिक नेचर रिलेशनशिप बनाने वाले ये हैं ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइकेंस और फंगी ऑलमोस्ट देखने में सेम लगता है। आप देख के ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फंगी, अगर दोनों एक साथ है एक जगह पर है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा लाइकेन है और कौन सा फंगी है। ये क्या करता है, अल्गी एंड फंगी दोनों के साथ, लाइकेंस, अल्गी एंड फंगी दोनों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब हम भी कुछ लेते हैं, तुम भी कुछ लो, मिल बांट के खाना पीना, ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो मान लीजिए ये लाइकेन है, ये रेड वाले लाइकेन है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना है। वो उसका स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं होता कि प्लांट जैसा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, वो कैसे भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, वो कोई निश्चित शेप वाले नहीं होते हैं। मान लीजिए ये लाइकेंस है, ये उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर ये फंगी, मान लीजिए ऐसे, तो वो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज दोनों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। बेसिडोमाइसिटीज का ये पिक्चर बनाते हैं, ये हुआ बेसिडोमाइसिटीज और ये क्या है, माइक्रोराइज्ड।
फंगी के रूट को क्या बोला जाता है? माइक्रोराइज्ड। इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो है। अगर ये इसका रूट और इसका रूट यानी कि लाइकेंस का रूट और राइजोमॉर्फ के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो एक दूसरे से खाना बना रहे हैं। इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ लाइकेंस उगा है। अच्छा चलिए लाइकेंस को इतना बड़ा नहीं बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लाइकेंस उगा है, यहाँ लाइकेंस उगा है, तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ फंगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा। फंगी उसको क्या देगा? उसको शेल्टर देगा। और ये क्या करेगा? ये लाइकेंस क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा शक करने में उसको, क्योंकि फंगी खुद भी तो पैरासाइटिक नेचर का होता है, जो रूट्स से क्या करता है? प्लांट के रूट से पैरासाइटिक फॉर्म में शक करता है। तो ये क्या करेगा? उसको लाइकेंस का जो रूट्स होता है, लाइकेंस जो है वो शक करने में हेल्प करेगा फंगिस को। बदले में ये जो है शेल्टर एंड फूड उसको भी प्रोवाइड करेगा। मतलब दोनों मिलजुल कर जब ये करता है, फंगी के साथ जब लाइकेंस मिलजुल कर सिम्बायोटिक रिलेशन ये बनाता है, तो उसको बोला जाता है माइक्रोराइज्ड। ठीक है। और जब लाइकेंस जो है वो किसके साथ? अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। मतलब वो दोनों मिलकर, जब मान लीजिए कोई एक दुश्मन है, ठीक है, उसके साथ आप उससे कुछ छीन रहे हैं, आप उससे कुछ छीन रहे हैं और आपके साथ एक दोस्त है। तो जब दोस्त एक ये हो, लाइकेंस हो एंड फंगी हो, लाइकेंस और फंगी दोनों दोस्त मिलकर जब किसी से फूड ले रहा है, तो वो क्या है? ये दोनों के बीच तो सिम्बायोटिक है ना, दोनों दोस्त के बीच तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन जब फंगी एंड लाइकेंस के बीच होता है तो उसको माइक्रोराइज्ड बोला जाता है। और जब अलगी एंड लाइकेंस के बीच, मतलब अलगी और लाइकेंस मिलकर जब फूड को सक करता है और दोनों मिल बांट के आराम से खाता है, तो वैसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? इसको माइक्रोराइज्ड बोला जाता है। जब फंगी एंड लाइकेंस ये करता है, माइक्रोबायोट हुआ, ये क्या हुआ? मशरूम्स, मतलब कि फंगी एंड लाइकेंस जब आपस में मिलकर ये बनाता है, फूड लेता है और आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, तो क्या होता है? वो माइक्रोबायोट। एंड जब अलगी एंड लाइकेंस मिलता है तो उसको बोला जाता है फाइकोबायोट। ठीक है। ये हो गया लाइकेंस का, ये लाइकेंस का भी जो लाइफ स्टडी था वो हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गया और अब है एक लास्ट बचा हो प्रायंस। प्रायंस क्या होता है? इसमें आप क्या देखें वायरोइड्स में कि उसमें आरएनए होता है। वायरस में ये देखें कि जेनेटिक मटेरियल एक कैप्सिड, जिसको उसकी कवरिंग को क्या बोला जाता है? कैप्सिड। उसकी कैप्सिड से वो क्या है? कवरिंग है, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी है। वायरोइड्स में हम लोग क्या देखें कि सिर्फ आरएनए है जो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। ठीक है। लाइकेंस तो खैर ये फंगस एंड फंगी में चला गया। अब आते हैं, एक बचा है, क्या बचा? प्रायोन्स। प्रायोन्स है एक। प्रायोन्स क्या होता है? आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि प्रोटीन खुद कोई डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन ये ऐसा ही है, इसीलिए तो इसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रोटीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है। और ना ही वो किसी अंदर भी नहीं है, प्रोटीन खुद में एक प्रोटीन है। एक्चुअली होता ये है कि जब कच्चा मीट या किसी कोई वो प्रोटीन, मान लीजिए किसी के फीसिस से या कोई बॉडी से निकला है, कोई ऐसा इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से, मान लीजिए वो किसी हर्ब में आया, ठीक है, कोई साग वगैरह में आया और उसमें वो प्रोटीन आ गया किसी भी थ्रू से। हो सकता है कि वाटर के थ्रू से आया हो या फिर किसी एनिमल्स के थ्रू आया हो, कैसे भी वो प्रोटीन इसमें आया और आप इसको ईट कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो प्रोटीन जा रहा है और वो प्रोटीन क्या कर रहा है? रिप्लिकेट कर रहा है और आपके अंदर डिजीज कॉज कर रहा है। इसी तरह मीट के बारे में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में एक चीज़ दिया हुआ है कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे? कच्चे मांस को खा लेते थे। क्या करते थे? पूरा पाषाण युग में अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि पहले क्या करता था? अधपका मांस वगैरह खा लिया जाता था।
तो उसमें क्या होता था, जो उसके अंदर कुछ इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होते थे उन मांस में, तो उसको खाने से उसके अंदर भी डिजीज काउज हो जाता था। तो इसमें डिजीज काउज करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, वो जो चीज डिजीज काउज कर रहा है वो मटेरियल क्या है, प्रोटीन है। इसीलिए इसमें क्या, प्रायंस में बस एक प्रोटीन है जो डिजीज काउज कर रहा है। अब इतना समझिए, ये ह्यूमन में होता है। बस वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, लाइकेंस हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेशन आपका स्टार्ट से लेकर मतलब कि टैक्सोनॉमी से लेकर प्रायंस तक पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अब लेशन 3 यानी प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, ये लेशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेशन के साथ फिर हम आएंगे। थैंक यू सो मच।